हम अब यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स एक चैप्टर आपके यहाँ पर है, उसको मेटलर्जी भी बोलते हैं। उसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है एलिंघम डायग्राम। इस वक्त आपके साथ एलिंघम डायग्राम के बारे में बात करेंगे। एलिंघम डायग्राम पर आने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे इस एलिंघम डायग्राम की ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम मेटलर्जी के अंदर पहले किसी भी तरीके से जो मेरे पास ओर होते हैं, मैलेटाइट है या मैलेकाइट है, हेमेटाइट है, सिलेराइट है, कोई सा भी मेरे पास ओर हो, मैं सबसे पहले उस ओर को उसके ऑक्साइड में तब्दील करता हूँ। एनी हाउ उसे फर्नेस में डालूंगा, उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में डालूंगा, ब्लास्ट फर्नेस में डालूंगा, किसी भी तरीके से उसके अंदर मैं रोस्टिंग कैल्सिनेशन करके किसी भी तरीके से पहले मैं उसका ऑक्साइड बनाता हूँ। जैसे आयरन है तो आयरन को मैं FeO या Fe2O3 में कन्वर्ट कर लूँगा, कॉपर को कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लूँगा। फिर उस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन कैसे अलग होगी, अगर मैं मेटल के ऑक्साइड में से उसकी अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर दूँ तो मेरे पास मेटल आ जाएगी। तो उस मेटल के ऑक्साइड में से मेटल कैसे अलग की जाए उसको बताने का जो तरीका है वो किस तरीके से होना है उसे बताया या एक्सप्लेन किया एलिंघम ने। और हम यहाँ पर आपके साथ इस टॉपिक को एलिंघम डायग्राम को पढ़ने वाले हैं। एलिंघम ने क्या करा है उससे पहले आपको थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स का आइडिया होना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो फ्री एनर्जी का एक रिलेशन वहाँ पढ़ाया जाता है। रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस इक्वेशन को गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं। और किसी भी प्रोसेस के होने या ना होना, यानी कि स्पॉन्टेनिटी को अगर चेक करना हो तो स्पॉन्टेनिटी इसी से चेक होती है। आइए अब देखते हैं क्या होता है। ये मेटल है, मेटल का कंबशन हुआ O2 के साथ और जली O2 में, और जलने के बाद उसने बनाया यहाँ पर MO2। तो अगर इस इक्वेशन को देखूँ तो ये जो इक्वेशन है ये कंबशन रिएक्शन है और कंबशन के अंदर हमेशा हीट रिलीज होती है, इसलिए इसका डेल्टा H तो हुआ नेगेटिव। अब एंट्रोपी की बात देखते हैं। एंट्रोपी सॉलिड लिक्विड गैस में गैस की ज़्यादा होती है, लिक्विड की और कम होती है। सॉलिड की एंट्रोपी बहुत कम होती है। क्योंकि एंट्रोपी होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, तो जहाँ पर रैंडमनेस ज़्यादा होगा वहाँ पर एंट्रोपी ज़्यादा होगा। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में पहले अगर आप देखें तो पहले एक गैसियस स्पीशीज़ थी, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना है दैट प्रोडक्ट इज़ इन सॉलिड स्टेट। इट मीन्स कि जो पहले गैसियस स्पीशीज़ थी वो ज़्यादा थी, पहले गैस का मॉलिक्यूल था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन गैसियस स्पीशीज़ यहाँ से खत्म हो गई। इसका मतलब पहले रैंडमनेस ज़्यादा थी और आफ्टर रिएक्शन रैंडमनेस में कमी आई है। तो डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है। मैंने लिख दिया यहाँ पर गैसियस मोल्स आर डिक्रीजिंग। अब इस रिलेशन में रख करके देखते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है और टी डेल्टा एस में जो डेल्टा एस है उस डेल्टा एस की वैल्यू भी मेरे पास नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला फैक्टर पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला सेक्शन नेगेटिव है, ये वाला सेक्शन पॉजिटिव है। तो जब टी की वैल्यू मैं इंक्रीज़ करूँगा तो जब मैं टी बढ़ाऊँगा तो आप जब टी बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं टी बढ़ने पर ये वाला फैक्टर बड़ा होता जाएगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने पर धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। यही वजह है कि इस एलिंघम डायग्राम में यहाँ पर जब ड्रॉ किया गया है टेम्परेचर में और डेल्टा जी है, तो किसी भी कंपाउंड का डेल्टा जी आप उठा लीजिए। जैसे आप डेल्टा जी देखिए मैग्नीशियम का, देखिए तो मैग्नीशियम का डेल्टा जी आप देखेंगे तो टेम्परेचर जब बढ़ा रहा है तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप यहाँ पर Al2O3 को देख लीजिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हर एक के केस में आपको बढ़ती भी दिखाई देगी, इस CO2 को छोड़ करके। CO2 का केस मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगा, पहले हम बाकी चीज़ों को देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर रेज करने से डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी ये F लिखा है, F का मतलब फॉर्मेशन, उसके फॉर्मेशन पर निकलने वाली एनर्जी, फ्री एनर्जी। तो दैट डेल्टा जी नॉट वैल्यू इज इंक्रीजिंग एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो अब मैं अगर यहाँ पर अब इसके साथ इसको अगर डिस्कस करना चाहें आगे तो इसका एप्लीकेशन क्या है। यहाँ पर बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड्स के इस तरह के डायग्राम बना दिए गए हैं, इस तरह से डायग्राम बना दिए गए हैं। आपको इस डायग्राम को ग्रैब करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है,
इस डायग्राम की हेल्प से हम ये करने की कोशिश करेंगे कि ये डायग्राम आपको किस तरह से मदद कर सकता है इस चीज़ के ऊपर कि हम किसी मेटल के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन कैसे अलग करें। मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि एलिंगम डायग्राम हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि किसी पर्टिकुलर मेटल के ऑक्साइड में से आप ऑक्सीजन कैसे रिमूव करेंगे। अब ज़रा देखिए, डेल्टा जी किसी भी चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है उसकी स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए। तो जिसका डेल्टा जी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो रिएक्शन उतनी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब वो रिएक्शन उतना ज़्यादा होना चाहती है। एक एग्जांपल के तौर पर मान लिया जाए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। मान लिया जाए मेरे पास एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है और इसका जो डेल्टा जी फॉर्मेशन है ए का, उसकी वैल्यू है -40 और इस बी का जो डेल्टा जी फॉर्मेशन है वो है -80। तो इसका डेल्टा जी फॉर्मेशन ज़्यादा नेगेटिव है, तो डेल्टा जी फॉर्मेशन ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब कि ये वाली रिएक्शन यानी कि जब बी ऑक्सीडाइज हुआ होगा, बी ने जब अपने आप को B+O2 से BO2 बनाया होगा तो उसका डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव आया होगा, तो ये रिएक्शन ज़्यादा ईजिली हुई होगी। इसका मतलब कि जो बी का ऑक्साइड बनेगा दैट ऑक्साइड वुड बी मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू ए के ऑक्साइड के। एक ऑक्साइड जब बनेगा उसका डेल्टा जी की वैल्यू -40 है, बनेगा तो वो भी क्योंकि उसका डेल्टा जी भी नेगेटिव है, लेकिन बी के कंपैरिजन में अगर आप ए को देखें तो जो ए ऑक्साइड बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी बी के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में कम होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एलिंगम डायग्राम में देखूँ तो Al2O3 का जो ऑक्साइड है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है Cr2O3 के ऑक्साइड से, उसकी स्टेबिलिटी फिर फर्दर देखा आप देखें तो ये CO2 से ज़्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी देखें तो Fe2O3 से ज़्यादा है, इस तरह से उसकी स्टेबिलिटी देखें तो Cu2O से ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो स्टेबिलिटी धीरे धीरे ऑक्साइड्स की कम होती चली जाएगी। इसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होएगी कि नहीं होएगी, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑक्साइड को मैं किस एलिमेंट के साथ हीटअप करूं कि मैं उसमें से मेटल रिमूव कर सकूं। एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ये Cr2O3 और Al2O3 लिखा हुआ है, तो Al2O3 का डेल्टा GF कम है और Cr2O3 का डेल्टा GF की जो वैल्यू है वो बड़ी है। इसका मतलब Al2O3 इजीली फॉर्म होता होगा इन कंपैरिजन टू Cr2O3। इसका मतलब Al2O3 इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू Cr2O3। तो क्या होगा जब हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या होगा। इस जगह पर क्रोमियम को अगर मैं Al2O3 के साथ हीटअप करूँ तो वो Cr2O3 2Al में कन्वर्ट होगा, या इसका उल्टा अगर मैं 2Al को Cr2O3 के साथ गर्म करूँ तो वो Al2O3 Cr में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इस एलिंगम डायग्राम से पता चल रहा है कि Al2O3 ज़्यादा स्टेबल है Cr2O3 से, तो Al2O3 इज़ मोर स्टेबल और Cr2O3 इज़ लेस स्टेबल। ये Cr2O3 लेस स्टेबल है और Al2O3 मोर स्टेबल है। तो नेचर में फिनोमेना वही होना पसंद करते हैं जहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। तो आप अगर देखें तो पहले वाले केस में मोर स्टेबल कंपाउंड एज स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि ये वाला फिनोमेना फेवरेबल नहीं है। जबकि दूसरे वाले केस में अगर आप देखें तो पहले वाला जो ऑक्साइड था वो कम स्टेबल था और आफ्टर रिएक्शन जो ऑक्साइड बना वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए सेकंड वाला फिनोमेना इजीली हो जाएगा। इट मीन्स अगर आपके पास Cr2O3 है और अगर Cr2O3 में से अगर आप Cr अलग करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उस Cr2O3 को एल्यूमिनियम के साथ हीटअप कर दीजिए। हीटअप करने के बाद उसमें से अपना Al2O3 बन जाएगा और क्रोमियम अलग हो जाएगा। इसी तरीके से हर ऊपर वाला ऑक्साइड जो है वो नीचे वाले ऑक्साइड से कम स्टेबल है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऊपर वाले ऑक्साइड को नीचे वाली मेटल के साथ गर्म करूं तो मैं ऊपर वाले ऑक्साइड में से मेटल अलग कर सकता हूं। जैसे Cr2O3 को अगर मैंने एल्यूमिनियम के साथ गर्म किया, मैंने अभी यहाँ पर रिएक्शन लिखी है, Cr2O3 को अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ गर्म किया तो वहाँ पर Al2O3 बन जाएगा और Cr बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये Fe2O3 बहुत ऊपर है, MgO नीचे है, अगर मैं इस Fe2O3 को Mg के साथ गर्म करूँगा तो वो Fe2O3 में से ऑक्सीजन निकाल करके मैग्नीशियम Mg कन्वर्ट हो जाएगा MgO में और आयरन अलग हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये Fe2O3 में से
आप अगर Fe अलग करना चाहते हैं तो उसे आप Mg के साथ हीट कर सकते हैं। Mg के साथ हीट करने पर MgO मिल जाएगा आपको और आपका आयरन अलग हो जाएगा। तो हर ऊपर वाला ऑक्साइड जो है वो अपने नीचे वाली किसी भी पर्टिकुलर मेटल के साथ अगर आप उसे हीट कर दें तो उस ऑक्साइड में से आप मेटल अलग कर सकते हैं। ये एडवांटेज है एलिंघम डायग्राम का कि अगर आपके पास ये डायग्राम मौजूद हो तो आप इस डायग्राम की हेल्प से ये बता सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट किस ऑक्सीजन को कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो किस ऑक्साइड के साथ हीटअप किया जाए ताकि उस ऑक्साइड में से मेटल अलग किया जा सके। यार वो बज रहा है पीछे अंदर वाला, उसको तो लगा दो। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ट्रांजिशन बिहेवियर। अब ये ट्रांजिशन बिहेवियर आपके भी दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ये लाइन तो सीधी सीधी है, तो समझ में आ गई। आपने यहाँ से बता दिया कि टेम्परेचर रेज होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू टूवर्ड्स पॉजिटिव होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ये बात समझ में आ गई। पर ये अचानक से ये लाइन ऐसे कैसे हो गई, या ये अचानक से लाइन ऐसे कैसे हो गई, या ये जो लाइनें हैं इनका क्या मतलब है। तो कई बार ऐसा होता है, मान लिया आप यार रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं तो उस रिएक्शन को परफॉर्म कराते वक्त ये भी तो हो सकता है कि मेटल आपका जो है ये उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाए और वो मेल्ट हो जाए। अगर आपकी मेटल मेल्ट हो जाएगी तो मेल्ट होने का मतलब मेल्ट हो जाएगी तो इस वाली तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एंट्रोपी और बढ़ जाएगी। या कोई मेटल मान लीजिए ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, बहुत गर्म करने के बाद इवेपोरेट हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में एंट्रोपी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि मरकरी का केस है, आप सभी लोग जानते हैं मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, तो हम जब उसको गर्म करेंगे ऑक्साइड बनाने के लिए एयर के साथ, तो ये भी तो संभव हो सकता है ना कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो बॉयल होना शुरू हो जाए, उसकी वेपर्स बननी शुरू हो जाए। तो उसकी वेपर्स बनेंगी तो इस वाली जगह अभी तो एक ही स्पीशीज़ गैसेस थी, उस मेटल के लिक्विफाई होने पे इवेपोरेट होने पर यहाँ पर दो स्पीशीज़ गैसेस स्टेट में आ जाएंगी। ऐसे टाइम पर इसके डेल्टा एस की वैल्यू जो नेगेटिव थी ये और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी तो जो टी की वैल्यू जो बढ़ाएंगे हम, तो उस वक्त डेल्टा जी के अंदर और ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, ये पर्टिकुलर लाइन जो ऐसे करके जा रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पर आकर के, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के यहाँ पर मेल्टिंग हुई है। ये मेल्टिंग पॉइंट रहा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट रहा होगा, मैग्नीशियम का। दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ शोइंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पर आप देखें मामला बिल्कुल बदल गया है। ए पॉइंट से पहले अगर आप देखें, ए पॉइंट से पहले ये आपका MgO वाली लाइन ये है और Al2O3 वाली लाइन ये है। ए पॉइंट से पहले मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड था उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी Al2O3 से, लेकिन आफ्टर पॉइंट ए ये क्रॉस हो गए एक दूसरे के। इस वाले पॉइंट पर आकर इसका यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट आ गया, मेटल मेल्ट हो गई, मेल्ट होने के बाद इसका एंट्रोपी बढ़ना शुरू हुआ, एंट्रोपी बढ़ा तो डेल्टा जी की वैल्यू और ज़्यादा पॉजिटिव होने लगी, तो ये क्रॉस हो गए एक दूसरे के। अब ए पॉइंट से पहले की सिचुएशन और ए पॉइंट के बाद की सिचुएशन देख लीजिए। ए के बाद ये Al2O3 ज़्यादा स्टेबल है MgO से, और ए से पहले MgO ज़्यादा स्टेबल है Al2O3 से। मतलब ये कि बिलो 1500 केल्विन अगर मैं दिखाऊँ आपको, 1500 केल्विन से पहले MgO बनना पसंद करेगा, यानी कि Al2O3 में अगर आप Mg मिलाएं और आपका टेम्परेचर अगर लेस देन 1500 केल्विन है तो ये वाली रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी, ये वाली रिएक्शन होने लगेगी, क्योंकि MgO फॉर्म होने लगेगा, क्योंकि MgO की स्टेबिलिटी इस वक्त Al2O3 से ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर अगर 1500 केल्विन से ज़्यादा हो गया तो आफ्टर 1500 केल्विन स्टेबिलिटी ऑफ Al2O3 इज़ मोर इन कंपेरिजन टू MgO। इट मीन्स रिवर्स रिएक्शन भी लगकर यहाँ पर अगर आप MgO को L के साथ हीटअप करेंगे 1500 केल्विन से ज़्यादा, तो आप उल्टा रिएक्शन देखेंगे। इस वक्त Al2O3 प्रोड्यूस होएगा और Mg यहाँ पर अलग हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि एलिंघम डायग्राम खाली यही नहीं बताता कि किस पर्टिकुलर मेटल को किस ऑक्साइड के साथ गर्म करें, वो साथ साथ टेम्परेचर भी बताता है कि किस टेम्परेचर पे गर्म करें। सपोज़ करिए कि अगर आप कोई आपकी एल्युमिनियम का आप कहीं पर काम करते हैं, आप एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, आपकी फैक्ट्री है, आप उसमें एल्युमिनियम को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब आप एल्युमिनियम को प्रोड्यूस करते होंगे तो वो बॉक्साइट ये सब आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स से आप पहले किसी तरह से प्योर Al2O3 बनाएंगे। फिर उस Al2O3 को अगर रिमूव करना हो, उसमें से अगर ऑक्सीजन रिमूव करके Al बनाना हो, तो मान लिया जाए आपने मैग्नीशियम का उपयोग किया, तो मैग्नीशियम का यूज़ करके आप उसमें से अपना एल्युमिनियम अलग कर रहे हैं,
तो वहाँ पर टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आपने 1500 केल्विन से नीचे नीचे रखा तब तो आप सफल हो जाएंगे, आप Al2O3 में से एयर निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपकी उस पर्टिकुलर रिएक्शन का टेम्परेचर 1500 केल्विन से ऊपर चला गया तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। उस वक्त आफ्टर 1500 केल्विन आप देख रहे हैं Al2O3 इज मोर स्टेबल देन MgO। इसका मतलब 1500 केल्विन के बाद अगर आप उस पर्टिकुलर Al2O3 में से ऑक्सीजन अलग करना चाहते हैं तो वो होगा नहीं, क्योंकि 1500 केल्विन के बाद Al2O3 इज मोर स्टेबल देन MgO। इट मीन्स बजाय ये वाली रिएक्शन होने के ठीक उल्टी रिएक्शन होने लगेगी। अब यहाँ पर दो बातें आपको और दिखानी हैं, वो ये कि आप अगर इन मेटल ऑक्साइड्स को देखें, जैसे सिल्वर का या मरकरी का मेटल ऑक्साइड्स, इन दो ऑक्साइड्स में खासियत है कि इन ऑक्साइड्स के जब मैं इनको हीट करता हूँ तो उनकी जो डेल्टा जी की वैल्यू है बढ़ तो उन सभी की रही है, लेकिन इन सभी की वैल्यू रहती 0 से नीचे ही है। बस इन दो मेटल ऑक्साइड्स की अगर आप डेल्टा जी की वैल्यू देखें तो वो जब मैं टेम्परेचर रेस कर रहा हूँ तो इन दो की वैल्यूज़ अगर आप देखें तो 0 को क्रॉस करके ऊपर पहुँच गई। इसका मतलब इनके डेल्टा जी पॉजिटिव हो गए, और आप जानते हैं डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब नॉन फेवरेबल, डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब लेस स्टेबल। इसका मतलब ये सिल्वर और जो मरकरी के ऑक्साइड्स हैं, ये दोनों के दोनों ऑक्साइड्स हीट करने पर ब्रेक होना पसंद करेंगे, क्योंकि इनके डेल्टा जी पॉजिटिव है। जैसे ही गर्म करेंगे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, डेल्टा जी पॉजिटिव हो गए। मतलब अगर ये Al2O3 गर्म होगा तो ये 2Ag प्लस हाफ O2 में अलग हो जाएगा। HgO गर्म होगा तो मरकरी प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड्स इस तरह का कैरेक्टर दिखाते हैं। तो ये 4 मेटल्स मैंने लिखी हैं यहाँ पर, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और मरकरी। इनके ऑक्साइड्स को जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इनके डेल्टा जी की वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाती हैं, ये 0 को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स हीट करने पर एयर रिलीज़ करेंगे, O2 रिलीज़ करेंगे। इस पर भी जेई वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा मेटल ऑक्साइड हीट करने पर ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये 4 जो मेटल हैं इनके ऑक्साइड्स गर्म करने पर ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। अब लास्ट वन यहाँ पर वो ये मैंने स्पेशली ये लाइन रेड कलर से बनाई है, ये बताने के लिए कि बाकी सब की अगर आप देखें वैल्यूज़ तो सब बढ़ रहे हैं, लेकिन जो CO2 का जो आप लाइन देखें ये ऑलमोस्ट सीधी सी है, ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल सी है। ये ऐसा क्यों हुआ वह सोचिए। इस रिएक्शन को जब मैं लिखूँगा तो अब ये रिएक्शन कैसी दिखाई देगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको लास्ट में ये C+O2 से CO2 जो बन रहा है, ये लाइन ऐसी क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये लाइन ऑलमोस्ट लीनियर इसलिए है क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो ये वाली स्पीशीज़ गैसियस है, ये वाली स्पीशीज़ भी गैसियस है, बाकी सब में ऐसा नहीं हुआ है। इनमें पहले गैसियस स्पीशीज़ थी, बाद में एक भी नहीं रही, इस टाइप का सीन बना है यहाँ पर। इन सब केस में अगर आप देखें तो डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, लेकिन इन जगहों पर अगर आप देखें तो पहले भी एक गैसियस स्पीशीज़ थी, बाद में भी एक ही गैसियस स्पीशीज़ है, तो डेल्टा एस की वैल्यू में लगभग कोई चेंज नहीं आता। इसी वजह से टी की जो डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो सिर्फ डेल्टा एच पर डिपेंड करने वाली है यहाँ पर, जो कि ये वाली वैल्यू ऑलमोस्ट 0 रहने वाली है। तो डेल्टा जी इक्वल टू लगभग डेल्टा एच के बराबर रहेगा, इसीलिए इसका डेल्टा जी टेम्परेचर बढ़ने पर ऑलमोस्ट ये ऐसे सीधी लाइन यहाँ पर दिखाई है। अब जो सबसे ईजिली अवेलेबल जो चीज़ है वो कार्बन है, कोक पाउडर की तरह से मैं इसे ले सकता हूँ। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप नॉर्मली जो मेटलर्जीज पढ़ते हैं वो मेटलर्जी आयरन की पढ़ेंगे, कॉपर की पढ़ेंगे, जिंक की पढ़ेंगे, इन्हीं मेटल्स की पढ़ेंगे। तो आप अगर देखें तो एक तो तरीका भी आपको बताया है कि Cr2O3 या MgO या Al2O3 इनमें से अगर आपको ऑक्सीजन हटाना हो तो आपको किस मेटल के साथ आप उसे गर्म कर सकते हैं। लेकिन जो आप बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनको उस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे जिंक का ऑक्साइड है, तो जिंक के ऑक्साइड के साथ अगर मैं CO2 का कंपैरिजन करूं तो CO2 को अगर आप देखें तो ये जो CO2 वाली लाइन है ये तो जिंक के ऑक्साइड से नीचे आ रही है। इसका मतलब CO2 की जो स्टेबिलिटी है वो जिंक के ऑक्साइड के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जिंक के ऑक्साइड में से अगर ऑक्सीजन अलग करना चाहूँ तो मैं इसको कोक पाउडर के साथ हीट कर सकता हूँ, इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर।
इसी तरीके से Fe2O3 है, अगर Fe2O3 को मैं कार्बन के साथ हीट कर दूं तो भी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। इसको रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि कार्बन के ऑक्साइड की जो स्टेबिलिटी है वो Fe2O3 से ज़्यादा है। तो अगर आप उसमें से ऑक्सीजन रिलीज करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसके साथ कोक पाउडर के साथ हीट कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर एलिंगम डायग्राम, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब।